हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे एशिया महाद्वीप के आर्थिक आधार। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एशिया के आर्थिक आधार कृषि के बारे में अध्ययन कर लिया था। देन आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे खनिज एवं शक्ति संसाधनों का। वर्तमान युग में जो है वो किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास अगर हम लोगों को अध्ययन करना है तो उससे पहले हम वहाँ के खनिज एवं शक्ति संसाधनों के बारे में अध्ययन सबसे पहले नंबर पे करते हैं। यानी उस क्षेत्र का खनिज एवं शक्ति संसाधनों का जो उत्पादन एवं सुरक्षित भंडार है वो ही इस चीज़ को स्पष्ट कर देता है कि वो क्षेत्र जो है वो उद्योगों की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता होगा। हालांकि खनिज एवं शक्ति संसाधन जो है वो क्या है, एक प्रकृति प्रदत्त उपहार होता है, यानी एक गॉड गिफ्ट होता है। लेकिन यह जो है इसमें सबसे मुख्य रोल होता है मनुष्य के यानी मानव के द्वारा जो किया गया मैनेजमेंट है उसका, कि उस क्षेत्र में गॉड गिफ्ट से तो वो भंडार एवं भंडार जो है वो कौन से खनिज एवं शक्ति संसाधनों के भगवान ने दिए हैं, लेकिन वहाँ का मनुष्य जो है उसको किस प्रकार प्रबंधित करता है, किस प्रकार उसका मैनेजमेंट करता है, वो ही डिपेंड करता है कि वहाँ के उद्योग किस प्रकार के होंगे। तो खनिज एवं शक्ति संसाधनों में सबसे पहले हम देखते हैं खनिज के बारे में। यानी किसी भी क्षेत्र में खनिज जो होता है वो एक बहुमूल्य धातु होती है उसकी औद्योगिक विकास के लिए, और खनिज के साथ साथ शक्ति संसाधन भी जो है वो उस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ वहाँ के ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन को भी पूर्ण रूप से प्रभावित करता है। तो खनिजों में अगर हम देखते हैं कि एशिया का खनिज की दृष्टि से अध्ययन हम देखें तो एशिया जो है वो खनिजों की दृष्टि से विश्व में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिस प्रकार एशिया महाद्वीप भौतिक प्रदेशों में जो विभिन्नता लिए हुए हैं, उसी प्रकार खनिजों की दृष्टि से भी एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। हालांकि एशिया महाद्वीप जो है वो कुछ ही खनिज हैं जिनमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन अगर हम इसमें पाए जाने वाले खनिजों के बारे में देखते हैं तो यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि खनिजों में एशिया महाद्वीप जो है वो तीनों प्रकार के यानी धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और बहुमूल्य रत्न जो होते हैं, तीनों प्रकार के खनिज एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इन तीनों प्रकार के खनिजों के अगर हम अध्ययन करें तो सबसे पहले हम देखते हैं धात्विक खनिजों के बारे में कि कौन कौन से धात्विक खनिज जो है वो एशिया महाद्वीप में उत्पादित किए जाते हैं, जैसे लोहा धातु, मैग्नीज, टंगस्टन और टिन। ये तो मुख्य रूप से उत्पादित किए ही जाते हैं। इसके अलावा भी अनेक जो हैं वो धात्विक खनिज भी यहाँ उत्पादित किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोह धातु के बारे में कि धात्विक खनिजों में जो है वो लोह धातु जो कि विश्व का 22% कितना 22% जो है लोहा उत्पादित किया जाता है। और लोहे के भी चारों प्रकार यानी लोहा कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा 4 प्रकार का लोहा होता है, कौन कौन सा? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का लोहा होता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट, चारों प्रकार का लोहा जो है वो एशिया महाद्वीप में उत्पादित किया जाता है। और इन चारों में से ही हेमेटाइट जो कि सबसे उत्तम क्वालिटी का, जिसमें 72% लोहा अयस्क होता है, लोहा अंश होता है, वो कहाँ प्राप्त किया जाता है? चीन में मुख्य रूप से प्राप्त किया जाता है। लोहा धातु जो कि विश्व का 22% अकेला एशिया महाद्वीप उत्पादित करता है। अगर इसके क्षेत्र की हम बात करते हैं तो चीन, और चीन में भी मुख्य रूप से कौन सा? हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा होता है वो कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। चीन के अलावा भारत का भी बिहार राज्य, उड़ीसा राज्य, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये मुख्य स्थान रखते हैं। बिहार में सिंहभूम क्षेत्र, उड़ीसा में मयूरभंज क्षेत्र, ये क्या है? लोहा उत्पादन की दृष्टि से मुख्य स्थान रखते हैं। उत्तरी कोरिया,
जापान, इसके अलावा थाईलैंड, म्यांमार, इन देशों में भी लोहा उत्पादित किया जाता है। हालांकि यहाँ विश्व का 22% लोहा उत्पादित किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ अत्यधिक उत्पादन होते हुए भी वो अपने ही क्षेत्र की मांग पूर्ति नहीं कर पाते, जिसका उदाहरण है जापान। यानी जापान जहाँ लोहा अच्छी मात्रा में उत्पादित किया जाता है, लेकिन जापान जो है वो स्वयं अपने देश की ही लोहे का जो मांग है उसको पूरा नहीं कर पाता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि मलेशिया, ईरान, टर्की, कजाकिस्तान, फिलीपींस, इन देशों में भी क्या है, कुछ मात्रा में लोहा उत्पादित किया जाता है। लोहे धातु के बाद हम देखते हैं मैग्नीज, जहाँ धात्विक खनिजों में मुख्य स्थान लोहे का होता है। यानी उद्योगों में जहाँ लोहा मुख्य रूप से काम में लिया जाता है, वहीं मैग्नीज का अगर हम उपयोग देखें तो लोहे से इस्पात बनाने में, यानी जो लोहा धातु है इससे इस्पात बनाने में काम में लिया जाता है क्या, मैग्नीज। और संपूर्ण विश्व का कितना, 12%, संपूर्ण विश्व का 12% मैग्नीज जो है वो कौन उत्पादित करता है, एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप में भी अगर अग्रणी स्थान आता है तो वो आता है अपने भारत देश का। इसके अलावा चीन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का भी कौन सा, सुमात्रा, जावा, ये जो द्वीप हैं ये मुख्य स्थान रखते हैं। इसके अलावा बर्मा या म्यांमार और थाईलैंड, इन देशों में क्या उत्पादित किया जाता है, मैग्नीज उत्पादित किया जाता है। और मैग्नीज में हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में भारत जो है वो अपना अग्रणी स्थान रखता है। और भारत के भी उड़ीसा राज्य में सबसे अधिक जो है वो मैग्नीज उत्पादित किया जाता है। और उड़ीसा के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों में भी मैग्नीज उत्पादित किया जाता है। भारत के साथ साथ मैंने आपको बताया चीन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बर्मा और थाईलैंड में क्या उत्पादित किया जाता है, मैग्नीज उत्पादित किया जाता है। हालांकि चीन भी जो है वो संपूर्ण विश्व का 25%, यानी चीन जो है वो संपूर्ण विश्व का 25% मैग्नीज उत्पादित करता है। नेक्स्ट आता है टंगस्टन, जहाँ लोहे से इस्पात बनाने में काम में लिया जाता है मैग्नीज, तो वहीं लोहे को कठोर बनाने में काम में लिया जाता है टंगस्टन। यानी लोहे के साथ साथ कठोर धातु की कोई वस्तु बनाई जाए तो उसमें टंगस्टन काम में लिया जाता है। और एशिया महाद्वीप जो है वो संपूर्ण विश्व में अग्रणी भी नहीं, महाअग्रणी, यानी विश्व का 78% भाग अकेला एशिया महाद्वीप जो है वो उत्पादित करता है। टंगस्टन में अगर हम उत्पादित क्षेत्र देखें तो चीन, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि चीन जो है वो एक ऐसा देश है कि हर एक खनिज के उत्पादन में एवं सुरक्षित भंडारों में अपना स्थान रखता है। तो चीन, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, जापान, थाईलैंड, भारत एवं म्यांमार, यानी ये देश जो हैं वो टंगस्टन उत्पादन करने में अपना स्थान रखते हैं। टंगस्टन जो होता है वो एक धातु, कौन से धातु, वुल्फ्राम धातु, यानी कौन से धातु से प्राप्त किया जाता है, आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। वुल्फ्राम धातु से प्राप्त किया जाता है क्या, टंगस्टन। उत्पादित देशों के बारे में आपसे पूछें तो चीन, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया, जापान, थाईलैंड, भारत और म्यांमार, ये क्या है, टंगस्टन उत्पादित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टिन। जैसे टंगस्टन जो है उसके उत्पादन में जहां एशिया अपना अग्रणी स्थान रखता है, वहीं टिन के उत्पादन में भी एशिया अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और विश्व का 70%, यानी विश्व का 70% टिन जो है वो अकेला एशिया महाद्वीप जो है वो उत्पादित करता है। और एशिया में भी चीन जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अकेले एशिया का नहीं, संपूर्ण विश्व का भी उत्पादित देश है ये सबसे बड़ा। और एशिया का 40%, यानी 40% टिन जो है वो कौन उत्पादित करता है, चीन देश उत्पादित करता है। सॉरी 40 नहीं है, ये 42% है। 42% किसका, विश्व का 42% जो है वो अकेला चीन उत्पादित करता है। और चीन के अलावा इंडोनेशिया और मलेशिया, ये देश जो है ये क्या करते हैं, अपना मुख्य स्थान रखते हैं। जहाँ
लोहा धातु, मैग्नीज, टंगस्टन और टिन उत्पादित किया जाता है। वहीं इसके अलावा एशिया महाद्वीप में तांबा, क्रोमाइट यानी अन्य धात्विक खनिज भी प्राप्त किए जाते हैं, जैसे तांबा, जस्ता, सीसा, क्रोमाइट, तांबे के अलावा सीसा, जस्ता इत्यादि प्रकार के क्या प्राप्त किए जाते हैं, धात्विक खनिज यहाँ प्राप्त किए जाते हैं। धात्विक खनिजों के अलावा मैंने आपको बताया कि अधात्विक खनिज एवं बहुमूल्य रत्न भी यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। अधात्विक खनिजों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा खनिज जिसमें धातु नहीं हो, कौन सा खनिज, अधात्विक खनिज। हालांकि अधात्विक खनिज जो है वो एशिया महाद्वीप में धात्विक खनिजों की अपेक्षा कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एशिया महाद्वीप में जिप्सम, सल्फर, नमक, अब्रक इत्यादि प्रकार के अधात्विक खनिज भी यहाँ से उत्पादित किए जाते हैं एवं इसके सुरक्षित भंडार भी क्या हैं, एशिया महाद्वीप में स्थित है। जहाँ हम देखते हैं कि नमक जो है भारत और पाकिस्तान उत्पादन करने में अपना मुख्य स्थान रखते हैं, और इसके अलावा अगर अपन संपूर्ण रूप से देखें अधात्विक खनिजों में भारत, चीन, उत्तरी कोरिया इनका क्या है, मुख्य स्थान है इनके उत्पादन एवं इनके सुरक्षित भंडारों की दृष्टि से। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुमूल्य रत्न। बहुमूल्य रत्न यानी हीरा, सोना, पन्ना, ये सब क्या है, एशिया महाद्वीप की जो प्राचीन संस्कृति है उसका भी अंग रहा है। यानी प्राचीन समय से ही एशिया महाद्वीप में जो है बहुमूल्य रत्नों की एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और इसी कारण जितनी भी मात्रा में जिस भी स्थान पे इसके भंडार होते हैं वहीं से उत्पादित करने की कोशिश की जाती है कि चाहे कम से कम मात्रा में मिले, लेकिन एक अपने एशिया महाद्वीप की प्राचीन संस्कृति का अंग होने के कारण इसको क्या है, उत्पादित आज भी किया जाता रहा है। अगर बहुमूल्य खनिजों में हम बात करते हैं तो हीरा, पन्ना, सोना, चांदी इनका उत्पादन क्या है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे मोती जो होता है, पर्ल, वो मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त किया जाता है, भारत के जो तटीय समुद्री भाग हैं, उसके अलावा चीन का जो समुद्री तटीय भाग है उनसे क्या प्राप्त किया जाता है, मोती प्राप्त किया जाता है, और जिसका आज भी क्या है, मुख्य स्थान है। जैसे हम देखते हैं सोने के बारे में, तो सोना हालांकि एशिया महाद्वीप में क्या है, सीमित मात्रा में प्राप्त होता है, लेकिन जितना भी प्राप्त होता है वो एक बहुमूल्य खनिज के रूप में यहाँ काम में लिया जाता है। अगर हम सोने की बात करें तो भारत देश में कर्नाटक राज्य में कोलार की खानें जो है वो किसके लिए मशहूर है, सोने के उत्पादन के लिए मशहूर है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जापान, फिलीपींस, दक्षिणी कोरिया, इन देशों में भी क्या है, सोना उत्पादित किया जाता है। सोने के अलावा चांदी भी जो है वो सोने के साथ साथ एक अपना मुख्य स्थान रखती है। हालांकि चांदी जो है वो सोने की अपेक्षा कम बहुमूल्य मानी जाती है, लेकिन बहुमूल्य खनिजों में अगर हम बात करें तो भी चांदी का अपना क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर चांदी के उत्पादित देशों के बारे में हम बात करें तो जापान, फिलीपींस, भारत, दक्षिणी कोरिया, यानी जो सोने के उत्पादित देश हैं लगभग उन्हीं देशों में चांदी भी पाई जाती है, जो कि एक बहुमूल्य खनिज होता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एशिया महाद्वीप जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के खनिज उत्पादित करता है एवं इसमें अनेक सुरक्षित भंडार भी हैं, जो कि भविष्य में भी इसके एक औद्योगिक विकास का मुख्य आधार रहेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि एशिया के आर्थिक आधारों में खनिजों के बाद नंबर आता है किसका, शक्ति संसाधन का। यानी शक्ति संसाधन, ऐसे संसाधन जिनसे पावर, इट मीन्स ऊर्जा प्राप्त होती हो, कौन से संसाधन, शक्ति संसाधन। और शक्ति संसाधनों में भी अगर मुख्य स्थान आता है तो किसका, कोयला, पेट्रोल और जल विद्युत शक्ति का। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कोयले के बारे में। जिस प्रकार से लोहा धातु 4 प्रकार की होती है, वैसे ही कोयला भी इसमें पाए जाने वाले कार्बन की मात्रा के आधार पे कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, उम्मीद करती हूँ कि आपको कोयले के 4 प्रकारों के तो नाम याद ही होंगे।
फिर भी आपकी रिवीजन के लिए मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि कोयला कार्बन की मात्रा के हिसाब से 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 एंथ्रेसाइट, नंबर 2 बिटुमिनस, नंबर 3 लिग्नाइट और नंबर 4 पिट। यानी जिस प्रकार से इसमें कार्बन की मात्रा होती है उसी आधार पे सबसे हाईएस्ट होता है एंथ्रेसाइट, सेकंड नंबर पे होता है बिटुमिनस, थर्ड नंबर पे होता है लिग्नाइट और फोर्थ नंबर जिसको बहुत निम्न क्वालिटी का कोयला माना जाता है वो होता है पिट प्रकार का, यानी एक लकड़ी के कोयले के समान होता है। कौन सा कोयला? पिट कोयला। तो एशिया महाद्वीप में जो है वो चारों प्रकार के कोयलों के सुरक्षित भंडार एवं इसका उत्पादन भी किया जाता है। अगर इसके उत्पादक देशों के बारे में हम बात करते हैं तो आता है चीन, जापान, इसके अलावा भारत। इनमें क्या है, कोयला मुख्य रूप से उत्पादित किया जाता है। यानी कोयला जो है वो एक ऐसा खनिज है जिससे मुख्य रूप से कभी प्राचीन समय में जहां रेल परिवहन में इसका मुख्य रोल होता था, तो आज उद्योगों की दृष्टि से भी कोयला जो है वो क्या है, अपना मुख्य स्थान रखता है। अगर हम कोयले की अन्य उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी कोरिया में एलोंग खाड़ी के तटीय क्षेत्र, एक नाम है उत्तरी कोरिया में एलोंग खाड़ी, नक्शे में भी पूछ सकते हैं। एलोंग खाड़ी कहाँ की है? उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया की एलोंग खाड़ी जो है वो भी कोयले के उत्पादन की दृष्टि से मुख्य स्थान रखती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया चीन, जापान, भारत, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ये क्या है, इनके मुख्य उत्पादन क्षेत्र हैं। जबकि इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये क्या है, बर्मा, थाईलैंड, इनमें कम मात्रा में कोयला उत्पादित किया जाता है। कोयले के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पेट्रोल, यानी जहां कोयला है वो उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो पेट्रोल भी विश्व में शक्ति के साधनों के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ विश्व का जो परिवहन है वो भी पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड है? पेट्रोल पे डिपेंड है। और अगर एशिया महाद्वीप में पेट्रोल के उत्पादन एवं सुरक्षित भंडारों की बात करें तो मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप का यानी पश्चिमी एशियाई जो भाग है, पश्चिमी एशियाई भाग जो है जिसे अरब प्रांत भी कहा जाता है, इन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की ओर का भाग जो है वहाँ मुख्य रूप से पेट्रोल के सुरक्षित भंडार एवं इसके उत्पादन की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर पश्चिमी एशिया में हम बात करते हैं तो ईरान, इराक, सऊदी अरब, इन देशों में क्या है कि पेट्रोल मुख्य रूप से उत्पादन किया जाता है। अगर पश्चिमी एशिया के अलावा हम देखते हैं तो स्थान आता है एशिया के कौन से देश? भारत, इसके अलावा चीन, इसके अलावा इंडोनेशिया, म्यांमार, जापान, पाकिस्तान, इन देशों में क्या है, पेट्रोल उत्पादित किया जाता है। अगर भारत की हम बात करते हैं तो भारत में कौन से राज्य है? आसाम के अलावा महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई, इसके अलावा गुजरात के क्षेत्र जिसमें अंकलेश्वर भी आता है, खाड़ी तटीय क्षेत्र भी आता है, इनमें क्या है, मुख्य रूप से पेट्रोल उत्पादित किया जाता है। पेट्रोल के बाद नंबर 3 आता है जल विद्युत शक्ति, जहां प्राचीन समय से कोयला एवं पेट्रोल को शक्ति संसाधनों के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। वैसे वैसे जैसे जैसे मनुष्य ने अपने आप को विकसित किया, उसने जल विद्युत शक्ति को भी एक मुख्य शक्ति संसाधन के रूप में स्थान दिलाया है। यानी जल विद्युत शक्ति भी है जिसमें अगर एशिया में हम उदाहरण लेते हैं तो जापान एक ऐसा देश है। कौन सा देश? जापान एक ऐसा देश है जिसने जल विद्युत शक्ति में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। यानी जल विद्युत शक्ति जो है वो आज कोयला एवं पेट्रोल के एकदम कंपटीशन में, यानी इसके तुलनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण एक शक्ति संसाधन बना हुआ है। हालांकि जल विद्युत शक्ति की संसाधन की क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप से भी क्षमता ज़्यादा है। किसमें? एशिया महाद्वीप में। किसकी? जल विद्युत शक्ति की। जल विद्युत शक्ति में मैंने आपको बताया
कि जापान जो है इसने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इसके अलावा भारत एवं चीन जो है वो भी जल विद्युत शक्ति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और साथ ही दक्षिणी पूर्वी एशिया म्यांमार, थाईलैंड, ये देश, फिलीपींस, इन देशों में जो वर्ष पर्यंत यानी वर्ष भर बहने वाली जो नदियां हैं उन नदियों में भी जल विद्युत शक्ति मुख्य रूप से उत्पादित की जाती है। शक्ति संसाधनों में जल विद्युत शक्ति, पेट्रोल, कोयला, इनके अलावा भी हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, इसके अलावा आणविक ऊर्जा, इस प्रकार के भी आधुनिक समय में शक्ति संसाधनों को विकसित किया गया है। प्राकृतिक गैस के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो वो ही क्षेत्र जहां पेट्रोल उत्पादित किया जाता है उन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी उत्पादित की जाती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा, एशिया महाद्वीप में ऐसे क्षेत्र जहां खासकर मरुस्थलीय भाग हो उन क्षेत्रों में आज के समय में जो है वो क्या है, सौर ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। और उन्हीं क्षेत्रों में पवन ऊर्जा यानी खाली क्षेत्र, जो ऐसे क्षेत्र हो जहां वनस्पति की मात्रा कम हो वहां पवन चक्कियां लगा करके पवन ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। और खाड़ी तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा यानी ज्वार भाटे से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसको भी आधुनिक समय में शक्ति संसाधनों का एक महत्वपूर्ण रोल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में जो आर्थिक आधार हम लोगों ने देखा था कृषि एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, वहीं खनिज एवं शक्ति संसाधन भी क्या है, अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी एशिया महाद्वीप के आर्थिक आधारों में कृषि, खनिज एवं शक्ति संसाधनों का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही एशिया महाद्वीप में उद्योगों के बारे में भी अगर हम बात करते हैं तो उनका भी क्या है, आर्थिक आधार में एक महत्वपूर्ण रोल आता है, जिसका स्टडी या जिसकी अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ ही मेरे इस क्लास को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। आपसे एक ही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं अपना चैनल ज्योग्राफी विद सुमन सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।